एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती 2025 में जो जिसका एग्ज़ाम होने वाला है और उनमें जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि दरोगा भर्ती एग्ज़ाम में मूल विधि और संविधान के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली दरोगा भर्ती में पूछा गया है या इन फ्यूचर में जो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो लगभग 65 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में, इसमें आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा प्रश्न लिखा है, स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कौन देता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो कलेक्टर, बी की बात करेगा तो नायब तहसीलदार, सी की बात करेगा लेखपाल और डी की बात करेगा सरकार। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कलेक्टर क्या करता है, उसको आदेश देता है कुर्की करने का। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 182 में स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है 67 प्रश्न लिखा है। चलिए इसमें देखिए, स्थावर संपत्ति का विक्रय किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो आयुक्त द्वारा, बी की बात करेंगे सरकार द्वारा, सी की बात करेंगे परिषद द्वारा और डी की बात करेंगे कलेक्टर और सहायक कलेक्टर द्वारा। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, कलेक्टर और सहायक कलेक्टर द्वारा इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 186 में विक्रय का प्रावधान है। स्थावर संपत्ति का प्रत्येक विक्रय कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा क्या करता है, किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, ग्राम के सीमा चिन्हों की नाश के लिए नुकसान का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो धारा 226, बी की बात करेगा धारा 225, सी की बात करेगा धारा 227 और डी की बात करेगा धारा 203। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 227 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 227 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्राम के सीमा चिन्हों आदि को जानबूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है तो तहसीलदार 1000 रुपये तक का क्या करता है तो अर्थदंड लगा सकता है ना। तो उस पर क्या कर सकता है, 1000 रुपये का अर्थदंड लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्व परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में है? ऑप्शन ए की बात करेगा धारा 211, बी की बात करेगा धारा 220, सी की बात करेगा धारा 225 और डी की बात करेगा धारा 210। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 211 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 211 के अनुसार स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना पर अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। क्या कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो आयुक्त, बी की बात करेगा कलेक्टर, सी की बात करेगा राज्य सरकार और डी की बात करेगा राजस्व परिषद। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 233 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ना। तो क्या कर सकती है, इसमें नियम बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे को भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यानी क्या शुरू किया गया था 2008 में? तो चलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, इसमें लिखा है कि
चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, जिसको हम लोग CIPS कहते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग NLRMP कहते हैं। और सी की बात करेगा तो भूमि अभिलेख के जिला निरीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो DILR कहते हैं। क्या करते हैं, DILR। और इसमें डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर, जिसको HRSC कहते हैं। ठीक है, इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यानी NLRMP इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि अथवा संपत्ति विवाद को कम करने, भू अभिलेखों के रख रखाव बढ़ाने में पारदर्शिता क्या करता है, बढ़ाना आदि था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू, बी की बात करेगा राजेंद्र प्रसाद, और सी की बात करेगा वल्लभ भाई पटेल, और डी की बात करेगा MN राय। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, तो MN राय। क्या नाम था उसका, MN राय। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता MN राय ने भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार रखा था। वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर सन 1885 में, है ना। कहाँ हुआ था, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में उसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा की क्या कहती गठन की इसकी मांग किया था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू, बी की बात करेगा MN राय, और सी की बात करेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी की बात करेगा महात्मा गांधी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी सन 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का बनाई गई है। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा। इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा लोकसभा, बी की बात करेगा संविधान सभा, सी की बात करेगा राज्यसभा, डी की बात करेगा उत्तर में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान सभा का क्या करता है, निर्माण किया जाता है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को दिल्ली के संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय पक्ष कहा जाता है। 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था, और 26 जनवरी सन 1950 को जो है भारतीय संविधान क्या हुआ था, तो लागू हुआ था। पूर्व से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी सन 1950 को। तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर सन 1949 को, है ना। पूर्व से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, और अंतिम मोहर इस पर कब लगी थी, 24 जनवरी सन 1950 को जो है अंतिम मोहर के रूप में जो है हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2007 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2009 विक्रमी। ठीक है, इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1950 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रभुत किया गया था, अर्थात इससे किया गया था, अपनाया गया था ना। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो 5वां प्रश्न है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है।
सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत जो है एक गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना। वंशानुगत मतलब होता है कि एक ही परिवार के लोग शासन करें, ऐसा संभव नहीं है ना। आगे नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा एक अंत हो गया है। भारत का राजतक जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल की परामर्श से क्या करता है, तो करता है ना। उसका क्या करता है, मंत्रिमंडल की परामर्श के अनुसार करता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें देखिए, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी कितना थी, तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ये जो लिखा है 389, बी की बात करेंगे 292, सी की बात करेगा 375 और डी की बात करेगा 296। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। डी से भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था तथा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या जो है 389 थी। इनमें से 296 जो है सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों में से चार का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान में से किया जाना था, है ना। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ और 296 सीटों के साथ जो है ब्रिटिश भारत जो है आवंटित हुआ था ना। 296 सीटों यानी ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को जो है 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल सन 1947 को प्रारंभ में संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, इसमें 7वां जो प्रश्न लिखा है कि इसमें जो लिखा है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो गणतंत्र, बी की बात करेगा संप्रभु, सी की बात करेगा लोकतंत्र और डी की बात करेगा न्याय। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यानी संप्रभु इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। इसमें जो लिखा है कि संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वां। इसमें जो लिखा है कि निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा मूल अधिकार, बी की बात करेगा 9वीं अनुसूची, सी की बात करेगा निदेशक सिद्धांत, डी की बात करेगा संविधान की प्रस्तावना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष की धारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की पदावली में पहले से ही अंतर्निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या है, तो स्वतंत्र है ना। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, तो स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न लिखा है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था। ऑप्शन ए की बात करेगा सर अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी की बात करेगा सन जॉन स्टुअर्ट मिल और सी की बात करेगा तो सी जो लिखा है एडमंड बर्ग और डी की बात करेंगे डी जो लिखा है ग्रैनविल ऑस्टिन। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा,
राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर अर्नेस्ट बार्कर ने जो है उद्देशिका को जो है भारतीय संविधान का क्या क्या है, तो कुंजिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा के एम मुंशी, बी की बात करेगा ए एन माधव राव, सी की बात करेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी की बात करेगा तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के एम मुंशी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं, इसकी वैल्यू भी मैंने बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन राव पालिकवाल ने संविधान का पहचान पत्र कहा है नागरिकता को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी की बात करेगा मौलिक अधिकार और डी की बात करेगा उद्देशिका। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। उद्देशिका जो है इसने कहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालिकवाल ने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा है। 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी सन 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था ना। तो इसे कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी सन 1947 को जो है इसे पूर्ण से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए की बात करेगा कठोर संविधान, बी की बात करेगा एकीकृत न्यायपालिका, सी की बात करेगा संविधान की सर्वोच्चता और डी की बात करेगा स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में कि भारतीय संविधान में कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक सभा संविधान की विशेषता है, जबकि एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक संविधान की क्या है, तो विशेषता है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे इसका जो 13वां प्रश्न है, संविधान भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो जो है रूसी क्रांति, बी की बात करेगा अमेरिकी क्रांति और सी की बात करेगा तो सी जो लिखा है फ्रांसीसी क्रांति और डी की बात करेगा गौरवशाली क्रांति। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा रूसी क्रांति, रूसी क्रांति इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो होता है पूर्व सोवियत संघ रूसी क्रांति होता है, उससे जो है 1917 से लिया गया है ना। किसे लिया गया है, तो 1917 से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थे। ऑप्शन ए की बात करेगा 10, बी की बात करेगा 7, सी की बात करेगा 13 और डी की बात करेगा 15, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां 13 थी। ये समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति के जो अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष जो हैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सदन समिति के जो अध्यक्ष हैं बी पट्टाभी सीतारमैया और छठवें की बात करेंगे तो छठवां जो हमारा है कार्य संचालन समिति। क्या है, तो कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर के एम मुंशी हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर, राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति एवं अपवर्गीय क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और संगीत शक्ति संबंधी समिति जो है जवाहरलाल नेहरू। और 12 की बात करेंगे तो 12 इसमें जो लिखा है संगीत संविधान, क्या लिखा है, संगीत संविधान समिति के अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। ये सब जो है इसकी समितियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना इस संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ गया तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है ना। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन ए जो लिखा है केवल ए सही है, ऑप्शन बी जो लिखा है केवल बी सही है, सी जो लिखा है ए और बी दोनों और ए और बी दोनों में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, तो सही है। आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का प्रमुख और एकमात्र कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना। जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो इससे इस बार को भंग कर दिया जाता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि जो है वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। और ये बताएं कि वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।